झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हमारे साथ है खास मेहमान अजय राय जी। अजय राय जी फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष हैं। झारखंड की राजनीति में इन दिनों कोरोना की जितनी चर्चा हो रही है, लगभग उतनी ही चर्चा फीस माफी को लेकर हो रही सियासत पे भी हो रही है। इस पूरे प्रकरण में जिनका हित प्रभावित हो रहा है वे अभिभावक हैं। तो आज हम बात करेंगे फीस माफी पे हो रही सियासत की और यह भी समझेंगे कि फीस माफी न किए जाने को लेकर निजी स्कूल जो तर्क दे रहे हैं उसमें कितना दम है। तो अजय जी, हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षा मंत्री जी ने जो फीस नहीं लेने की अपील की थी और स्कूलों ने जिस तरीके से इस अपील के साथ किया, क्या लगता है स्कूलों का रवैया क्या ठीक माना जाएगा? देखिए, इस मामले में तो मैं इतना कह सकता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से आग्रह किया था मार्च के आखिरी सप्ताह में जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उसके बाद स्कूलों ने उनकी बातों को दरकिनार कर उस समय से लेकर के आज तक लगातार फीस जो है वो लिए जा रहे हैं। और इसको देखने से प्रतीत होता है कि प्राइवेट स्कूल के सामने सरकार एकदम बौनी नजर आ रही है। और हमें बड़ा ताज्जुब हुआ 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री जी के साथ जो बैठक चल रहा था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे पहले हम लोग के साथ भी बैठक हुआ था और हम लोगों ने भी अपनी पूरी ग्रीवांस जो उनके सामने रखी थी। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उस बैठक में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी उनसे लगातार आग्रह कर रहे थे, लग रहा था जैसे कोई मालिक के सामने कोई नौकर घिघिया रहा हो अपने वेतन के लिए। वो दृश्य देख करके बड़ा दुख हुआ। क्या सरकार की स्थिति इतनी बौनी हो गई, इतनी लाचार हो गई कि जिस सरकार के एनओसी से वो सारे स्कूल आज खड़े हुए हैं, उस सरकार के सामने आज वो खुद की सरकार खड़ी करके और जो ओरिजिनल सरकार है उसको बौना साबित करने में लगे हुए हैं। अजय जी, आप लगभग 12 सालों से अभिभावकों की मांग उठाते रहे हैं और आपने निजी स्कूलों के लगभग हर रवैये को करीब से देखा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन की अवधि का फीस माफ़ करना स्कूलों के लिए सचमुच में मुश्किल था या फिर स्कूल इस दिशा में कोई कदम उठाना ही नहीं चाहते? उनको अभिभावकों की परवाह नहीं है, ना महामारी की ही कोई चिंता जिससे अभिभावकों की जेब प्रभावित हुई? भैया जी, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपको लेकर के जाना चाहूँगा। चूँकि 23 अप्रैल 2008 को अभिभावक मंच का गठन हम लोगों ने किया था और इसमें कई वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, संपादक उसमें तत्कालीन थे हरिनारायण सिंह जी और शंभू चौधरी जी वहाँ पे सीनियर रिपोर्टर थे। उन सबों के सहयोग से अभिभावक मंच का गठन हुआ। क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर अभिभावक अपनी बातों को रख सके। क्योंकि कोई भी अभिभावक अगर वो स्कूल में अपनी बच्चों के बातों को लेकर के जाता था तो कोई भी प्रिंसिपल एक हाथ छोड़ दिया जाए तो कोई सही तरीके से उनको इंटरटेन नहीं करता था। सही बात। और अपने आप को बड़ा वो हताश और निराश हमेशा पाते थे। तो इसको लेकर के इस मंच का हम लोगों ने गठन किया और गठन करने के बाद 2009 से 10 के बीच में जो है फीस वृद्धि पर हम लोगों ने लगाम लगाने को लेकर के पहला केस हमने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में दर्ज कराया। उस वक्त यहाँ के एक पब्लिक स्कूल ने लगभग 35% फीस बढ़ाया हुआ। उसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और उसमें काफ़ी चीज़ हम लोग को देखने और सुनने को मिला। क्योंकि जो जिनके माध्यम से उसको हम लोगों ने केस किया था, उस लेडीज़ को आज भी आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ पर कौम का तक का वास्ता दिया गया, तलाक तक का वास्ता दिया गया। लेकिन वो लेडीज़ इधर से उधर नहीं हुई और अंतोगत हुआ वो केस हम लोग जीते और वहाँ पर उस स्कूल को लगभग 25% रुपए जो है वो वापस पेरेंट्स को किए गए, जो लगभग 50 लाख के आसपास में था।
तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और पहले आपने देखा होगा कि हर स्कूल का बस जो है अलग अलग कलर का होता था, कभी जो अप डाउन करता था, रांची पटना, रांची जमशेदपुर, उस टाइप के। आएंगे अजय जी, आप अभी नहीं, मैं इसलिए कि उसको देखते हुए बात मैं आ रहा हूँ। अभी जो सवाल और अभी का जो सवाल है, हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी पहले की भूमिका बात करेंगे। लेकिन अभी का जो सवाल है कि अभी इस लॉकडाउन अवधि में अब सर्वे करके देख लीजिए, क्योंकि देश के फिक्की का भी सर्वे आया है, उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि आज के दिन में हमारा सारा काम धंधा बंद है, चाहे वो व्यवसायी वर्ग के लोग हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले दूसरे लोग हों, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे कृषि हो, सब तरफ लोग पूरी तरफ प्रभावित है और अपने आप को लॉकडाउन में घर के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। उन परिस्थितियों में आप समझ सकते कि जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं वो भी अपने बच्चों को चाहते थे कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और अपना पेट काट के भी उन्होंने अच्छे स्कूलों में उनका नाम लिखवाया है। आज के समय लगभग 2 महीने से ऊपर होने को है, वो अपने आप को घर के अंदर पूरी तरह लॉकडाउन किए हुए हैं और उनके घर के अंदर की जो खर्च है उस खर्च में कहीं कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि इनके बच्चों को दूध चाहिए, घर में सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, इसमें आप कमी नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी जो अभी बिना स्कूल खोले जो स्कूल के लोग ऐसे कोरोना के विश्वव्यापी महामारी में भी उनको तरस नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये लोग, ये अभिभावक जो है अपना पेट पाल रहे हैं और वहाँ पर हम लगातार नोटिस दे करके उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमें पूरी फीस चाहिए, नहीं तो आपके बच्चों का नाम भी काट दिया जाएगा। और जो अभिभावक अगर फीस जमा नहीं करता है उनके बच्चों को किताब तक भी नहीं दिया गया है। ये उदाहरण है इस राजधानी रांची का, सच्चाई है। और पूरे राज्य की मैं आपको बात कर दूं, चाहे वो धनबाद हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, लोहरदगा हो, देवघर हो, पलामू हो, गढ़वा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, मतलब हर जगह से अगर आप पूरी रिपोर्ट लेंगे तो वहां पर इन लोगों ने इतनी ज्यादा हठधर्मिता दिखलाया है अभिभावकों के साथ जो नहीं होना चाहिए। और लगातार मंत्री के आग्रह के बाद कि अप्रैल मई जून तक आप इसका फीस न ले, हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं और कमेटी में जो निर्णय होगा वो आप लोग को हम सुनाएंगे। लेकिन अंतोगत कमेटी 1.5 महीने के अंदर नहीं बन पाई और मंत्री जी का फिर दूसरा एक बयान आया कि हम लोग आपसी तालमेल से इस मामले को सुलझाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है दया जी कि ये पूरे मामले में सरकार का सिस्टम ये फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरकार का सिस्टम ठीक होता तो आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली का जो शिक्षा प्रणाली है उसको अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे, और वहाँ का जो कार्य प्रणाली है उसको हम यहाँ पर ला करके यहाँ के खास करके सरकारी स्कूलों की स्थिति मजबूत करेंगे। प्राइवेट स्कूल का जो लगातार जो मनमानापन जो चल रहा है उस पर हम लगाम लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार इस चीज को करके दिखलाया, लेकिन यहाँ पर सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज ये स्कूल सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। और नहीं तो जिस तरीके से हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरी अगर चाहे ये स्कूल अगर इसका ऑडिट करा कर देख ले, या जो इनके 5 साल का पिछले 5 साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी है अगर उसको मंगा करके सरकार देख ले तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी इनको इतना विनती करने का, क्योंकि हर स्कूल का अपना एक सुरक्षित फंड होता है। आपको भी दया जी ध्यान होगा कि हम अपने बच्चे का नाम तो एक जिस स्कूल में भी लिखाते हो 1 से 10 साल लगभग, कहीं 12 साल, क्योंकि 12वां तक ही जहां पर क्लास होता है 12 साल तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, और फर्स्ट जो ईयर होता है उसमें हम एक सुरक्षित फंड भी देते हैं उनको, सिक्योरिटी मनी के रूप में। कहीं किसी अभिभावक से पूछ ले कि जब उसका बच्चा पास करके निकलता है क्या उसको सिक्योरिटी मनी वापस किया जाता है क्या? तो वो जो शुरुआत होती है उससे लेकर के आखिर तक अभी भी देखिए बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, जब एनुअल फीस के नाम पर एनुअल फीस के नाम पर लिया जा रहा है, मेंटेनेंस के नाम पे लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे लिया जा रहा है, पीने के पानी तक का पैसा लिया जा रहा है, और बस चली नहीं, बस का भाड़ा भी हमें देना है। अब आप बताइए कि मात्र साल का 210 दिन क्लास होता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, पूरे 7 महीने क्लास होता है और हम फीस देते हैं 12 महीने का। उसके बाद भी इनको अभी संतोष नहीं हो रहा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में, कोरोना महामारी में 2 महीने का फीस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार ये लड़ाई आर और पार की ही हो जाए, क्योंकि मरता क्या न करता हमारे साथ वही मजबूरी है। अजय जी,
डॉक्टर राम सिंह जो डीपीएस रांची के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल जो फीस लेते हैं उसका 80% हिस्सा स्थापना मद में खर्च होता है। तो क्या यदि 2 या 3 महीने की फीस निजी स्कूल न ले, ट्यूशन फीस ले केवल, तो क्या उनके लिए शिक्षकों को भुगतान कर पाना असंभव हो जाएगा? ऐसा है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं राम सिंह जी का बड़ा इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मुद्दे पे हम चाहे तो आमने सामने बैठ करके डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि अगर वो पर्सनली दूसरे स्कूलों के बारे में बोले होंगे तो बात कुछ समझ में आता है। जहाँ पर कहीं 1000 बच्चे हैं, कहीं पर 500 हैं, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। लेकिन जहाँ पर 1500 सुपर बच्चे हैं और उनके यहाँ तो लगभग 7000 सुपर बच्चे हैं। सिर्फ हम और ये जानना चाह रहे हैं कि अगर स्कूल अन्य फीस छोड़ दें, जैसे एनुअल फीस, बस फीस, ये सब छोड़ दें और ट्यूशन फीस ले, तो क्या वो अपने शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर पाएंगे? निश्चित तौर पर हो पाएगा। अगर ये नहीं होता तो दिल्ली के अंदर कैसे हो रहा है, पंजाब के अंदर कैसे हो रहा है, राजस्थान के अंदर कैसे हो रहा है। आज हमारे जितने भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये पैरेंट सिस्टम चलता है, ये खोखला है कि एकदम खोखला है। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के जितने भी स्कूल हैं, लगभग 150 स्कूल झारखंड के अंदर जो है प्राइवेट स्कूल हैं, उस 150 के अंदर जो है हमको लगता है कि 200-150 ऐसे स्कूल होंगे जो आर्थिक रूप से हो सकता है कमजोर हों। लेकिन यहाँ के इतने बड़े बड़े स्कूल हैं दया जी कि आज यहाँ के स्कूल 3-3 करोड़ रुपया शेयर में लगाए हुए हैं। और यहाँ का पैसा झारखंड और रांची, मान लेकर रांची में स्कूल है तो रांची का पैसा हर साल करोड़ों दिल्ली जाता है। किस लिए जाएगा? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जिस वक्त हम सरकार से एनओसी लेते हैं वहां पर ये एफिडेविट करके देते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम ये स्कूल चलाएंगे और सिर्फ जन सेवा को लेकर के चलाएंगे। तो हमारा यहाँ का पैसा, क्योंकि यहाँ का जो प्रॉफिट का जो पैसा है स्कूल का 5 से लेकर के 15% तक उस स्कूल के डेवलपमेंट को लेकर के है, उसके डेवलपमेंट को लेकर के काम कर सके। ये नहीं कि यहाँ का पैसा को हम दिल्ली भेजेंगे, यहाँ का पैसा को किसी दूसरे राज्य में भेजेंगे। अगर इस चीज की पूरी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग भी इस तरह का रोना रो रहे हैं वैसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अजय जी, आप लंबे समय से अभिभावकों के अधिकार के लिए कार्यरत रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो निजी स्कूलों का व्यवसाय है, स्कूल कायदे से सेवा भावना से चलाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि व्यवसाय को प्रमुखता दी जाती है, व्यवसायिक हित कैसे बने रहे इसको प्रमुखता दी जाती है। और स्कूलों के प्रिंसिपल भी इसी लाइन पे चलते हैं। दया जी, ये बताइए कि ये पूरा व्यवसाय कितना बड़ा है और इससे अभिभावकों के हितों पे क्या असर पड़ता है? देखिए, इसमें तो बहुत करोड़ों का मतलब आपके पास है। एकदम पूरी डाटा मैं आपके सामने रख देता हूँ ना, पूरी डाटा रख देता हूँ। बताइए। अभी के समय देखिए, एक डीएवी स्कूल का नाम मैं ले रहा हूँ, वहां पर क्लास 9 और 10 के बच्चे का किताब अभी भी 900 से 1000 रुपए के बीच में मिल रहा है। और वही बगल के जो दूसरे स्कूल हैं, आप किसी भी स्कूल को उठा करके ले लीजिए, वहां पर उसी क्लास का किताब जो है, चाहे 8 हो चाहे 7 हो, वहां पर 9000 और 7000 रुपए मिल रहा है। ये इतना डिफरेंसेस क्यों? क्या वो सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं है क्या? क्या वो आईसीएसई से एफिलिएटेड नहीं है क्या? आखिर जो इस तरह से जो गोरख धंधा जो चल रहा है कि जहां पर 600 रुपए के किताब हमें 6000 में लेना पड़ रहा है, तो बाद बाकी 5500 रुपया कहाँ जा रहा है, 5400 रुपया कहाँ जा रहा है? वहीं पे अगर आप देख लें, मैं बहुत सारा रसीद वगैरह भी लेकर के आया हूं, आप देखिए इसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे हर महीने 200 रुपया कंप्यूटर के मद में लिया जाता है और साल भर में 2400 रुपया कंप्यूटर में दिया जाता है। तो जहां पे 6000 बच्चे हैं, जहां 4000 बच्चे हैं, या मान लें मिनिमम 2000 बच्चों को लेकर के ही चल रहे हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो उस कंप्यूटर मद में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा स्कूल लेता है। स्कूल के अंदर हर साल कितने कंप्यूटर खरीदे जाते हैं? एक कंप्यूटर का अगर हम औसतन 5 साल भी लेकर के चलते हैं कि एक कंप्यूटर हमारा 5 साल भी चलता होगा, तो अगर 54 लाख रुपया हम वसूल कर रहे हैं, वहां पर अगर हम 5 टीचर रखते हैं, 6 टीचर रखते हैं कंप्यूटर के, और वो सब का सैलरी देते हुए भी, मेंटेनेंस देते हुए भी
तो अगर मुश्किल से सैलरी भी जाएगा ना तो 10 लाख रुपए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मेंटेनेंस लेकर के तो बाद बाकी 45 लाख रुपए कहाँ जाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हर साल जो एनुअल फीस के नाम पे कहीं 22,000 कहीं 16,000 ये जो रुपए लिए जाते हैं, ये किस मद में खर्च होते हैं? क्योंकि ट्यूशन का तो आप टीचर को दे दिए, नॉन टीचिंग को दे दिए, लेकिन इस मद का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है? तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसके अकाउंट में किसी का 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ ऐसा रकम नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। और कोई भी स्कूल चाहे, जितने भी स्कूलों का मैं सर्वे करके नाम दे देता हूँ कि वो कम से कम बोल दे कि हमारे फंड में पैसा नहीं है, इसके कारण हम टीचर और टीचिंग हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। दया जी, जरूरत पड़ेगा तो भीख मांगे रोड में पब्लिक से, और उन टीचरों का सैलरी अभिभावक मंच देगा अगर उनके फंड में पैसा नहीं हुआ तो। लेकिन इस तरह का जो दावा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। अजय जी, आपने बताया कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाए जाने को लेके एफिडेविट देते हैं सर, तो क्या ये सचमुच में ऐसा करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाते हैं या कुछ और करते हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि अगर ये स्थिति रहता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहता, तो आप हर साल अपने जितने भी जो आपका इस तरह के आय व्यय के जितने जो ब्यौरा है, आप उसको पब्लिक पोर्टल पर डाल देते। क्यों नहीं सार्वजनिक, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? हमारा जो ही सवाल अच्छा, है, ये क्यों नहीं करते हैं? ये सार्वजनिक नहीं करते? नहीं करते हैं। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ अभी कि पिछले 5 साल का इनका इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी मंगा लीजिए आप, किस बैंक में कितने अमाउंट है, ये सारा चीज दूध का दूध और पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। मंत्री इस पर ले एक्शन। अभी यहाँ झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के ये जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक 2017, इसका 2008 से लड़ाई लड़े तो 2018 में ये कानून बन पाया, और उस कानून के तहत अब सारे प्राइवेट स्कूल इसके अधीन आ गए हैं कि कोई भी स्कूल अब अपने मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। अगर उसको बढ़ाना होगा तो बाकायदे स्कूल की गवर्निंग बॉडी होगी और उसमें अभिभावक प्रतिनिधि होंगे, और एक स्कूल के अंदर वो कमेटी काम करेगी, दूसरा जिला के अंदर काम करेगी जो डीसी की अध्यक्षता में होगी, और तीसरा स्टेट लेवल पर होगी। और आपको बताना पड़ेगा कि आप जो फीस बढ़ा रहे हैं किस कारण से बढ़ा रहे हैं, और वहां पर आपको पूरे अकाउंट का ब्यौरा रखना होगा कि आपको घाटा कहां पे लग रहा है। जब तक आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कीजिएगा तब तक कोई फीस आप नहीं बढ़ा सकते, और उसमें भी 2 साल के अंदर सिर्फ 10% आपको बढ़ाना है। तो क्या स्कूल ऐसा कर रहे हैं? इसमें कई स्कूल अभी अपने मनमर्जी से फीस बढ़ाए हैं, और जब बढ़ाए हैं तो मामला भी हाईकोर्ट में है, और हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी स्कूल अपने मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा। अगर उनको बढ़ाना है तो वो डीसी के माध्यम से उसकी कॉपी हमारे पास में आएगी, उसको मैं देखूंगा, अगर जस्टिफाई करने लायक होगा तो वो बढ़ाएगा, जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज कई स्कूल अपने मनमर्जी से फीस बढ़ाए हैं। आपने जो तथ्य रखे हैं उससे लगता है कि निजी स्कूल शिक्षण संस्थान की जगह अभिभावकों का दोहन करने वाले संस्थान के रूप में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, यही तो हम लोग का दुर्भाग्य है। दया जी, आपको ध्यान होगा कि 1990 से पहले इस शहर के अंदर कई ऐसे स्कूल थे, सरकारी स्कूल, जहाँ पे एडमिशन के लिए भी पेरेंट्स को सोचना होता था, और उस वक्त के कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी सरकारें आई उन्होंने प्राइवेट स्कूल का पीठ थपथपाने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, और खुद का जो एसेट था उसको डुबाने का काम किया। नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम अपने बच्चे को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पे मजबूर होते। ये नौबत नहीं आती, और मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आपकी इस यूट्यूब के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने जो कमिटमेंट किया कि दिल्ली के तर्ज पर यहाँ भी वो सरकारी स्कूलों को डेवलप करेंगे, आज जरूरत है उसकी। अगर वो चीज होगा, हम अपने बच्चों का भी नाम, मतलब हम जैसे लोग उस सरकारी स्कूल में कराना ज्यादा मुनासिब समझेंगे, जहां दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। वहां पर कई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, बड़े बड़े उद्योगपति के भी बच्चे जो है आज सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि व्यवस्था जब अच्छी मिली तो लोग चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को सरकारी में ही पढ़ाएं। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की दिशा में मौलिक परिवर्तन किए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने निजी, मतलब सरकारी स्कूलों का काया पलट करके रख दिया, और उनका रिजल्ट भी बेहतर आया। तो झारखंड में क्या इस स्तर पे स्कूलों को ठीक नहीं किया जा सकता, सरकारी स्कूलों? निश्चित है,
हम लोग इसको बहुत अच्छे से ठीक ठाक करके चल सकते हैं कि जितना आप मिड डे मील और दूसरी चीज़ों पर जितना आप खर्च कर रहे हैं, अगर उसी फंड को आप सिस्टमेटिकली, हम ये नहीं बोले मिड डे मील आप मत चलाइए, मिड डे मील चलाइए, लेकिन उसके नाम पर आज हो क्या रहा है सरकारी स्कूलों में कि आज एक ही जिले के अंदर 2 किलोमीटर के दायरे में एक ही बच्चे का नाम 2 स्कूल में, क्योंकि मिड डे मील का जो राशि है, आप जितना जो पैसा मिड डे मील के नाम पर देते हैं उतने में वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मजबूरी है, सरकार का ऑर्डर है तो उसको हमको पूरा करना होगा। तो पूरा करने का इस टाइप से धंधा जो हुआ है कि एक बच्चे का नाम 2 जगह, ये सर्वे कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगे। आज जरूरत है उन सब सिस्टम को सुधारने की, और जब हम स्मार्ट व्यवस्था देंगे, अगर हमारे स्कूल के अंदर अगर फर्नीचर हमारे ठीक होंगे, स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ठीक होगी, शौचालय ठीक होगी और टीचर अच्छे होंगे, तो कम से कम इसमें सुधार होगा। आज हो क्या रहा है, हम पारा टीचर लगभग 84,000 से ऊपर आज यहाँ पर है। जितना आप उनको मेहनताना दे रहे हैं, एक मनरेगा के मजदूर का भी मेहनताना उतना है और टीचर का भी उतना है। वो अपना घर का पहले अपना जो खर्च है उसको लेकर के वो परेशान होंगे, न कि बच्चों को पढ़ाने को लेकर के होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको लगता है कि इस पर गहन मंथन करने की जरूरत है सरकार को। हालांकि अभी तो कोरोना का काल अभी चल रहा है, अभी तो जरूरत है पहले जो सामने में जो समस्या है इसका समाधान कैसे हो उस दिशा में बढ़ने की। अजय जी, जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने फीस माफ़ी करने की अपील स्कूलों से की थी, निजी स्कूलों से, तो अभिभावकों के मन में, झारखंड के अभिभावकों के मन में उम्मीद जगी थी कि शायद उनका बोझ कुछ हल्का होगा कोरोना संक्रमण में। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है उससे उनके मन में हताशा से भी हुई है, एक तो निजी स्कूलों के रवैये से भी, और सरकार के प्रति जो उनकी उम्मीदें थी वो भी कहीं धूल धूसरित हुई हैं। तो क्या होना चाहिए था? देखिए दया जी, अभी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जीत की ओर अग्रसर हैं। जीत का मामला कि जो उनको रिलीफ चाहिए था उस पर हम लोग आगे बढ़ चले। पहले ये स्कूल बस का फीस भी नहीं छोड़ने वाले थे, आज वो बस का फीस छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। कहीं कोई फीस इस बार नहीं बढ़ेगा, इस बात का भी कमिटमेंट कर रहे हैं। कोई ड्रेस चेंज नहीं होगा, हालांकि हर साल ड्रेस चेंज नहीं होता है, उस चीज को भी जो है उस पर भी रोक लगाने की बात कर रहे हैं। आज खुद सोचिए, लेकिन असली मुद्दा गोल कर जा रहे हैं। मैं उसी विषय पर आया हूँ। लेकिन आज सोच ले, ये बात तो आज साबित हो गई ना कि 3-4 साल पहले अराधना पटनायक जी जब शिक्षा सचिव थी, HRD सचिव थी, उस वक्त उन्होंने री एडमिशन पर रोक लगाने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत उस पर आंदोलन किया था, उस पर रोक लगाने का फरमान जारी किया था। और आज सोचिए कि वो री एडमिशन जो है वो आज एनुअल चार्ज के रूप में बदल गया, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर बदल गया। अब जरूरत है, ये समय है, सरकार इन सब चीजों पर रोक लगाए, क्योंकि ये सब पूरी तरह ये अनऑथराइज है। आप एक स्कूल अगर खोल रहे हैं तो अभिभावकों के बलबूते नहीं खोल रहे हैं कि अभिभावक आपकी बिल्डिंग बनाएंगे, इस बलबूते आप नहीं खोल रहे हैं। फिर अभिभावक बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर पैसा क्यों दे? एनुअल चार्ज किस बात का? जब ट्यूशन फीस हम देते हैं, आप अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे पैसे जो है जो स्मार्ट क्लास का और कंप्यूटर फीस का, तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हर साल ना स्मार्ट बोर्ड खरीदा जाता है और ना कंप्यूटर खरीदा जाता है। आपको थोड़ा बहुत जो ऐसा लगता हो आप उस ट्यूशन फीस में जोड़ दीजिए, लेकिन आप इस तरीके से एक एनुअल चार्ज अलग लीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का चार्ज अलग लीजिएगा, उसके बाद स्मार्ट क्लास का अलग लीजिएगा, कंप्यूटर मद में अलग लीजिएगा, उसके बाद मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर चार्ज, मतलब जो 20 तरह के जो चार्ज आप लगा रहे हैं, ये नहीं लगनी चाहिए। और इस सब चीज को लेकर के आज ये एक्ट बन चुका है। अब जरूरत है सरकार को कि इस एक्ट के अंदर वो एक्ट करे, इस एक्ट के तहत वो एक्ट करे, ताकि ये प्राइवेट स्कूल जो आज बॉस बने हुए हैं, सरकार के ऊपर सरकार बने हुए हैं। मैं आपको बताता हूं दया जी कि आपके चैनल पे हमारा ये मतलब चैलेंज है उन स्कूलों को कि अगर सरकार इसमें टाइट हो जाए तो ये स्कूल कल को जी हजूरी के लिए मंत्री के घर के बाहर खड़े नजर आएंगे, मंत्रालय के बाहर खड़े नजर आएंगे। और वहां भी क्या, वो भी दूर, जो जिले के जो नोडल पदाधिकारी हैं जिनके अंडर में ये सारे स्कूल आते हैं, अगर वो थोड़ा टाइट हो जाए तो ये नौबत नहीं आएगी और
सही चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो प्राइवेट स्कूलों का जो नकेल कसा गया है, वो नकेल आज जरूरत है देश के अंदर कसने की। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि सिर्फ एक दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली में थोड़ा बहुत सिस्टम को सुधार करके लाया गया है। आज जरूरत है देश के सभी राज्यों में इस सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त करने की। क्योंकि अभी आज हमारे जो अभिभावक एसोसिएशन जो हैं, उड़ीसा में हमें PIL करने की जरूरत नहीं पड़ता, राजस्थान में PIL करने की जरूरत नहीं पड़ता, गुजरात में PIL करने की जरूरत नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के हमारे जो साथी हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अभी तक इस आंदोलन के क्रम में लगभग 1 लाख से ऊपर ट्वीट और रीट्वीट अपने राज्य के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के देश के HRD मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक और विपक्ष के नेता तक सब जगह ये चल रहा है। और हर संडे और सैटरडे ये काम हम लोग करते हैं और ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं। और बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी हम आदरणीय मोदी जी से जरूर अपील करेंगे, क्योंकि हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आज उनके नेतृत्व में कोरोना पर बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता पाई है कि आज उनको जरूरत है अपने मन की बात में भी अभिभावकों की मन की बात जरूर रखे, ताकि कम से कम ये जो प्राइवेट स्कूल है इनकी जो मनमानी चल रही है उस पर अंकुश लग सके। मसला भले ही निजी स्कूलों की फीस माफ़ी का था, लेकिन इस पर सियासत भी ज़बरदस्त हुई। अलग अलग नेताओं के बयान आए, बाबूलाल मरांडी जी, आलोक दुबे जी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का भी अलग अलग बयान आया। लेकिन इन बयानों के बीच में अभिभावकों का हित कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिखता है। तो अभिभावकों के हित में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बाबूलाल मरांडी जी का जो बयान है, उस सरकार को उन्होंने पत्र लिखा कि इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, आपको जो निर्देश देना है वो निर्देश दें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने, माननीय सांसद जी ने, अपने क्षेत्र के उनके जो खास करके जितने जो कॉलेज थे, स्कूल थे, उसका फीस उन्होंने माफ कर दिया। अच्छा। मैं आपके चैनल पर उनका स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। और रहा कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा का तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक और देश के जो उनके महासचिव हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो योगी सरकार उत्तर प्रदेश से 3 महीने फीस माफी की बात करती हैं कि 3 महीने का सारा फीस आप माफ कीजिए। और वहीं यहाँ के उनके झारखंड कांग्रेस के तथा कथित प्रवक्ता ये मांग करते हैं कि सारा फीस जमा करना चाहिए, स्कूलों को देना चाहिए, अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाते हैं। उनका बयान था कि राज्य में लगभग 1900 स्कूल हैं और उसमें लगभग 3 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। तो यदि स्कूल फीस नहीं लेंगे तो वो वेतन कहाँ से देंगे? ये सवाल कितना जस्टिफाइड है? जी, हम तो पहले ही आपके सवाल में ये बात बोले कि हर एक अभिभावकों को दर्द है अपने शिक्षक का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का। इसलिए हम लोग ट्यूशन फीस देने के लिए हमेशा तैयार हैं कि जो ट्यूशन का फीस है उससे कम से कम जितने भी जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनका वेतन दिया जा सकता है। और अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत घटी होगा तो जो उनका सुरक्षित जो फंड है उस फंड का भी अभी जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर दोबारा नहीं आ सकता। ऊपर वाले पता नहीं आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे डिजास्टर में अभी जरूरत है सुरक्षित फंड को भी थोड़ा यूटिलाइज करने की, सिर्फ अपने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को लेकर। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास फंड की कमी है। बार बार मैं उसी पर आ रहा हूँ कि फंड की इनके पास कोई कमी नहीं है। आज जिस स्कूल के पास कमी होगी वो पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न ला करके अभिभावक मंच को भी उपलब्ध कराएं। हम लोग जगह जगह चंदा करके कम से कम वैसे शिक्षकों के लिए, वैसे शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए भी हम लोग चंदा इकट्ठा करके उनको वो रकम देंगे, लेकिन उनका घर जो है नहीं चले ये हम कभी नहीं चाहेंगे। उनके लिए हमारे पास भी जो है वो पूरी तरह संवेदनशीलता हमारे अंदर भी है और उस चीज़ को हम लोग भी सोच रहे हैं। लेकिन उसके आड़ में जो जिस तरीके से अभी प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। अभी धनबाद से थोड़ी देर पहले ही हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट से भी आया है कि भाई अब 40 लाख के गाड़ी में अभी भी चल रहे हैं और वही ठस्सा आज भी मेंटेन कर रहे हैं, और आपके पास सफिशिएंट अकाउंट के अंदर फंड भी है, बावजूद भी उन्होंने मार्च तक का वेतन तो दिया, अप्रैल का वेतन लोगों ने रोक दिया। ऐसे कई स्कूल के उदाहरण हमारे पास में आ रहे हैं, कई लोगों की शिकायत आ रहे हैं। तो नाम आप क्यों नहीं लेते? नाम मैं जरूर लूंगा, नाम भी मैं जरूर लूंगा। स्पष्ट करें कि कौन ऐसे स्कूल है और कौन है उनके प्रिंसिपल, क्योंकि स्पष्टता होनी चाहिए चीजों में। अभी मैं आपको
होली मदर्स एकेडमी, ये धनबाद का स्कूल है। यहाँ पे सारे स्टाफ को बोल दिया गया कि आपको अप्रैल का पैसा हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास में फीस नहीं आ रहा है। जबकि वहाँ फीस लगातार काउंटर खोल के लगातार वहाँ पर जो है कलेक्शन चल रहा है मंत्री के आदेश के बावजूद भी। लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास फीस नहीं आ रहा है, इस कारण से आपका हम फीस नहीं देंगे। ऐसे लोग अभी हमारे पास में ये सब चीज भेजे हैं और किस किस मद में लिया जाता है ये सारा इसमें डिटेल्स है कि कैसे कैसे वो फीस अलग अलग मदों में वसूल करते हैं। इसीलिए मैं बोला दया जी कि इनके कुछ नहीं, पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि जितना भी कमी होगा उस कमी को पूरा करने के लिए हमें भला ही पूरे राज्य के अंदर भिक्षाटन करना पड़े, हम लोग भिक्षाटन करेंगे, लेकिन उन शिक्षकों को भूखे नहीं मरने देंगे, उन कर्मचारियों को भूखे नहीं मरने देंगे। लेकिन जो स्कूल इस तरीके से कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि वैसे स्कूलों को कोर्ट के अंदर जरूर हम खड़ा करेंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर उनको जाना होगा। आज भी आप देखिए कि प्रोविजनल एडमिशन अभी लेना शुरू किए हैं 11th में, बच्चे का हमारे रिजल्ट निकला नहीं और प्रोविजनल आप एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे जजमेंट हैं कोर्ट के 2018 के कि पहले आपको किसी भी स्कूल को, पहले जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, पहले एडमिशन उनका कंफर्म करना है आपको। आउटर का जब सीट बचेगा तब आप उसमें ले सकते हैं। अभी रिजल्ट निकला नहीं और पूरा आउटर का रजिस्ट्रेशन जो है कहीं 4000 कहीं 5000 बच्चों का ले लेके आप 40 से 60 हजार रुपया प्रोविजनल एडमिशन के नाम पर वसूलना शुरू कर दिए, 2-2 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूलना शुरू कर दिए। कहां तक जाएगा? यहाँ के सारे आप उठा लीजिए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे डीएवी श्यामली हो, चाहे डीएवी हेरल हो, डीएवी कपिल देव हो, डीपीएस हो, या हमको लगता है सुरेंद्र सेकेंडरी स्कूल भी है, ऐसे दूसरे जिलों के भी स्कूलों का आप जांच कर सकते हैं कि क्या वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, प्रोविजनल एडमिशन के नाम पर ये सारे पैसे लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। और इसको लेकर के हम कोर्ट अभी जाएंगे, क्योंकि आज भी हम अपने वकील के साथ चर्चा कर रहे थे और इसको लेकर के हम कोर्ट जाएंगे कि ऐसे डिजास्टर में जहां पर बहुत मुश्किल से लोग घर चला रहे हैं और वहां पर प्रोविजनल एडमिशन के नाम पर किसी का घर का, आपको मैं बताऊं एकदम सच्चाई बात बता रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो कहीं पर अपने बीवी का जेवर गिरवी रख करके पैसा लिए हैं, कोई जमीन गिरवी रख करके पैसा लिए हैं और जाकर एडमिशन कराए हैं। क्या ये स्थिति अभी इनको पैदा करनी थी? क्या ये रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे? तो ये क्या है? ये तो आज फीस माफी को लेकर अजय राय जी ने हमारे सामने बेबाकी से अपने विचार रखे। इस बहाने हमने भी समझा कि अभिभावकों की उम्मीदें अभी पूरी तरह धूमिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उनके हक में न सिर्फ खड़े हैं बल्कि लड़ भी रहे हैं। तो अजय जी का धन्यवाद। अजय जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज़ाद सिपाही देख रहे हैं तमाम दर्शकों को धन्यवाद।